स्वागत है जी। एक नए ब्लॉग और एक नए टॉपिक के साथ एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कारण था चुनाव और कार्यालयी कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के चलते वीडियो नहीं बना पाने के कारण। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ज्ञानवर्धक टॉपिकों पर कुछ वीडियो बनाया जाए और कंटिन्यू रहा जाए। इससे अपना भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो नॉलेज है और वो चीज़ें और धीरे धीरे सम्मिलित होगी और आप तक भी उन वही जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और एक सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट रहने के चलते मुझे लगता है कि अपने अनुभव आप सबों के बीच भी शेयर करने चाहिए, ताकि इससे आपको, आपके बच्चों को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हो। तो सबसे पहले आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के अवसर पर मुजफ्फरपुर में कई स्थानों पर झंडोत्तोलन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हीं रास्तों में से गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा पर गई। एक बार गई, खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से जुड़े इतिहास के वो पन्ने मेरे आंखों के सामने आने लगे जो कभी आज से 10 साल 12 साल पहले मैंने पढ़ा था। एक ऐसी उम्र जब व्यक्ति सामान्य तौर पर अपने आप के बारे में नहीं सोचता है, उन्हें यह नहीं पता होता है कि उन्हें आगे करना क्या है, उन्हें कौन सा लक्ष्य बनाना है। उस उम्र में खुदराम बोस देश के बारे में सोच रहे थे। जी हाँ, उनकी उम्र उस समय मात्र 18 वर्ष थी जब वो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए थे। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक रोचक कहानी है और उसे मैं क्रमबद्धता से आप सभी को शेयर करना चाहूँगा। दरअसल 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दशक था, वह एक उस दौरान बंगाल भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। दरअसल उस समय ब्रिटिश हुकूमत की जो राजधानी थी वह कलकत्ता हुआ करती थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अभी का जो पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश है, वह बंगाल का अंग हुआ करता था। अर्थात बंगाल एक बृहद क्षेत्र हुआ करता था। उस संपूर्ण क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक गतिविधियों का यह केंद्र बन चुका था। राजनीतिक आंदोलन के साथ ही साथ वहाँ पर 1900 के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों का भी आगाज हुआ। दरअसल क्रांतिकारी गतिविधियों की विचारधारा बिल्कुल टिट फॉर टैट पर आधारित था। अर्थात जिस तरह से ब्रिटिश क्रांतिकारियों और भारत के आंदोलनकारियों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाती है, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ नीति अपनाएंगे। 1905 एक महत्वपूर्ण विभाजक वर्ष था जब बंगाल की एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल को कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया था और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया और यह आंदोलन इतना विशाल और इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि पूरे भारत को इसने हिला कर रख दिया। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुआ और उन विरोध प्रदर्शनों के बीच एक युवा जिसकी उम्र उस समय मात्र 14 साल था, वह भी सड़कों पर उतरे और क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों का उन्होंने साथ दिया, समर्थन दिया। खुदीराम बोस वर्ष 1906 में सत्येंद्र नाथ की द्वारा लिखे गए एक पैम्फलेट सोनार बांग्ला का वितरण करते हुए पकड़े गए थे और उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था।
आप सोच सकते हैं कि मात्र 15 साल की उम्र में एक किशोर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत कम उम्र के भारतीय लोगों को भी अपने लिए कितना खतरा समझती थी। दरअसल सत्येंद्र नाथ बोस उनके राजनीतिक गुरु भी थे। उनके विचार और उनके कर्म का खुदराम बोस पर अत्यधिक प्रभाव था। वह भगवत गीता से भी प्रेरित थे, जो उनके कर्म और उनके विचारों का आधार बना था। खुदराम बोस आगे चलकर युगांतर नामक एक संस्था से जुड़ गए, जो कि अनुशीलन समिति का एक अंग था। अनुशीलन समिति का गठन वर्ष 1902 में हुआ था और यह बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। दरअसल उन्हीं दौरान बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में उबाल आ रहा था, ब्रिटिश शासन ऐसी सभी गतिविधियों को आक्रामक और दमनपूर्वक दबाना चाह रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कई आंदोलनकारियों को अमानुषिक यातनाएं दी गई, कई क्रांतिकारियों पर बर्बर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के पीछे वहाँ का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड जिम्मेदार था। एक तरफ किंग्सफोर्ड के द्वारा दिए गए इस प्रकार की सजाओं से वह ब्रिटिश हुकूमत के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुका चला था, वहीं उसके इन कार्यों के चलते वह भारतीयों के बीच अत्यधिक अलोकप्रिय हो चुके थे। क्रांतिकारियों ने उनकी इस गतिविधियों के विरुद्ध निर्णय लिया कि उनसे बदला लिया जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत ने किंग्सफोर्ड के विरुद्ध साजिशों को देखते हुए, दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि किंग्सफोर्ड की हत्या की जा सकती है। दरअसल कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड का प्रमोशन किया था और उन्हें सेशन जज बनाकर तत्कालीन मुजफ्फरपुर जिले में भेज दिया था। उस समय मुजफ्फरपुर बिहार का नहीं बल्कि बंगाल का ही एक स्थान था, जिला था। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर स्थानांतरित हो गए और उसके बावजूद क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि उनसे उनके इस तरह के कृत्यों का बदला लिया जाएगा और इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया। उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया। असलहे और बारूद के साथ उन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया। मुजफ्फरपुर आने के पश्चात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के आवास की रेकी की। उनके आवास से न्यायालय जाने के समय, आने के समय उनका वो किस किस स्थानों पर जाते हैं इसका पर्याप्त ब्यौरा उन्होंने जुटाया। वह किस बग्घी पर जाते हैं, उनके घोड़े किस तरह के हैं, ये सभी प्रकार के ब्यौरों को काफ़ी सूक्ष्म तरीके से उन्होंने जुटाया और बदले की कार्रवाई में लग गए। कई बार उनके जो सुरक्षा गार्ड शक हुआ कि आखिर यह बच्चा यहाँ पर आकर क्या करता है, लेकिन खुदीराम बोस चालाकी से इस तरह का जवाब दिया करते थे कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होता था। जब पूरी तरह से रेकी करते हुए खुदीराम बोस संतुष्ट हो गए तो एक रात जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब गए हुए थे और उन्हें रात्रि में लौटना था, इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि इस रात कार्रवाई को अंजाम दी जाएगी। यूरोपियन क्लब से निकलते हुए एक बग्घी पर इनके द्वारा जोरदार हमला किया गया। एक बम का प्रहार किया गया, यह समझते हुए कि उस बग्घी से किंग्सफोर्ड अपने आवास लौट रहे हैं। लेकिन अंधेरा इतना घना था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह आभास तक नहीं हुआ कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड बैठे हैं अथवा कोई और। उन्होंने
यह समझते हुए कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड ही बैठा है, बम से हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस बग्घी में सवार किंग्सफोर्ड की पत्नी, उनकी बेटी और उनके एक सेवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अंधेरे का फायदा उठाते हुए समस्तीपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते में यात्रियों से और समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की खबरें उन्हें ज्ञात हुई कि उस हमले में किंग्सफोर्ड बच गए हैं और उनकी पत्नी, उनकी बेटी और एक अन्य सेवक की मृत्यु हो गई है। तो उन्हें काफ़ी गहरा दुख हुआ। बंगाल का अंग होने के बावजूद भी बिहार का यह क्षेत्र आमतौर पर हिंदी भाषी था और जो स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषाएं होती है, आमतौर पर इस तरह की भाषाएं प्रयोग की जाती थी। लेकिन खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी सामान्य तौर पर बंगाली भाषा बोला करते थे। भाषाओं का यह अंतर उनके लिए घातक सिद्ध हुआ और इसी आधार पर फिर उन्हें पकड़ भी लिया गया। दरअसल किंग्सफोर्ड समझते हुए उनकी बग्घी पर जिस तरह से बम विस्फोट की कार्रवाई की गई थी, ब्रिटिश सरकार यह समझ रही थी कि कहीं ना कहीं यह बंगाल स्थित क्रांतिकारियों की ही भूमिका है। इस कांड में किसी न किसी बंगाली क्रांतिकारियों की ही भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए जांच किया जा रहा था और जब एक बंगाली भाषी व्यक्ति को आसपास के स्थानों पर घूमते हुए पाया गया तो इस आधार पर ही खुदराम बोस को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ प्रफुल्ल चाकी जब ट्रेन से वापस कलकत्ता की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में एक एएसआई नंदलाल बोस की नज़र उन पर पड़ी। उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत अगले स्टेशन पर इसकी सूचना दी। प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने के लिए अगले स्टेशन पर पुलिस बल खड़ी थी और अगले स्टेशन पहुंचते ही प्रफुल्ल चाकी को भी यह आभास हुआ कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा और वो अब बच नहीं सकते। उन्हें यह पता था कि यदि वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें काफ़ी अमानुषिक यातनाएं दी जाएगी। उनसे यह पूछा जाएगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं, कौन से संगठन की भूमिका है, और वह यह किताबें भी बताने के लिए तैयार नहीं थे और इससे बेहतर उन्होंने अपनी जान देनी स्वीकार की। उन्होंने अपने पिस्टल से खुद को गोली मारकर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इससे भी अमानुषिक यह था कि उस किशोरावस्था में उनकी मृत्यु के बाद उनकी गर्दन को काटकर, उनके सर को काटकर कोर्ट में पेश किया गया, इस रूप में यह प्रमाणित किया जा सके कि प्रफुल्ल चाकी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ खुदराम बोस को पकड़ ले जाने के पश्चात उन्हें भी काफ़ी यातनाएं दी गई। उनसे बार बार यह उगलवाने का प्रयास किया जाता रहा कि वे कौन से व्यक्ति थे और इस षड्यंत्र के पीछे किसकी भूमिका थी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुदराम बोस यह बताने के लिए तैयार नहीं हुए कि इस घटना के पीछे किसका हाथ था। जब जज ने उन्हें फांसी की सज़ा के बाद उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ कहना है, तो कहा जाता है कि वह मुस्कुरा दिए थे। जज ने इस रहस्यमय मुस्कान के बाद फिर से गंभीरतापूर्वक पूछा कि क्या आपको कुछ कहना है, तो ऐसा कहा जाता है कि खुदराम बोस ने उन्हें कहा, हंसते हुए कहा, यदि आप कहें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूं। हाथ में भगवत गीता लिए हुए वे हंसते हुए उन फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी इस वीरता की गाथा इस तरह आग की तरफ फैली कि पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारियों में एक नया जुनून उन्होंने पैदा कर दिया। कहा जाता है कि बंगाल के
बंगाल में जहाँ धोती बनाया जाता था उसमें खुदराम नाम लिख करके उसे तैयार किया जाता था। मुजफ्फरपुर में जो बम फटा था उस बम को बनाने में भी खुदराम बोस की भूमिका थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस बम की आवाज़ 3 मील दूर तक सुनाई पड़ी थी, अर्थात यह बम इतना शक्तिशाली था। कुछ दिनों बाद ब्रिटेन में भी इस बम की गूंज सुनाई दी और पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट से सख्ते में आ गया। उन्हें यह तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत में इतने कम उम्र में इस तरह की घटनाएं की जा सकती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह भी अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से क्रांतिकारी संगठन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों पर उतारू हो चुके हैं। आप देखेंगे कि अगले इस घटना के मात्र कुछ वर्षों के बाद राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई, अर्थात कलकत्ता से राजधानी हटाकर उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह आभास हो चुका था कि जिस तरह से कलकत्ता राजनीतिक गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, यदि राजधानी स्थानांतरित नहीं की जाती है तो इससे ब्रिटिश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती। इस घटना के पश्चात किंग्सफोर्ड इतने भयभीत हो चुके थे कि कुछ ही दिनों के उपरांत उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा से त्यागपत्र दे दिया। साथ ही साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके सेवक की जिस तरह से हत्या की गई थी, इससे वह काफ़ी सदमे में थे और इसी सदमे के चलते कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई।